हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएनएसबी ऑफिशियल क्लासेस में। मैं नीतीश पटेल आपके लिए क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का श्रम विभाजन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो मेरे हाय स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए बोर्ड स्क्रीन पर आपको लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले मेरे स्टूडेंट, हम लोग को पढ़ना है श्रम विभाजन और जाति। श्रम के मतलब होता है काम। श्रम के मतलब होता है काम। विभाजन के मतलब होता है बंटवारा। जाति मतलब होता है जाति। प्रथा के मतलब होता है प्रथा। अर्थात काम के आधार पर जाति का बंटवारा हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विद्या है मेरे दोस्त। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपका विद्या निबंध है। तो आपको से क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विद्या है। तो ऑप्शन में देखिएगा कि निबंध है। फिर कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो लेखक हैं बाबा भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन आपको से पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो लेखक है मेरे दोस्त भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह 14 अप्रैल 1891 में हुआ है। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता अर्थात बाबा भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकपाल है तथा उनकी माता का नाम भीमा बाई है, जो एक दलित परिवार अर्थात ये डोम जाति से संबंधित हैं। अर्थात आपको से पूछेगा कि बताइए कि बाबा भीमराव अंबेडकर कौन से परिवार से रिलेटेड हैं। तो आपको ऑप्शन में दलित परिवार हैं। तो आपको से पूछेगा कि बताइए कि बाबा भीमराव अंबेडकर किस परिवार से संबंध रखते थे। तो आपको ऑब्जेक्टिव में देखना है दलित परिवार। बाबा भीमराव अंबेडकर को जो निधन है वह अंततः दिसंबर 1956 में दिल्ली में हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। अर्थात बाबा भीमराव अंबेडकर का निधन जो है दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ है। उसके बाद आपको से बोर्ड पूछेगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो ऑप्शन में देखिएगा तो न्यूयॉर्क गए थे। अर्थात न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि उच्च शिक्षा के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे। तो ऑप्शन में देखिएगा कि न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका चले गए थे। उसके बाद आपको से पूछा जाएगा कि किसके प्रोत्साहन पर बाबा भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किसके प्रोत्साहन पर बाबा भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। अर्थात अगर ऑप्शन में दिखेगा कि बड़ौदा नरेश, एक मतलब है कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ही उच्च शिक्षा के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे।
इसके बाद जो है बाबा भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद न्यूयॉर्क अमेरिका से उन्होंने लंदन चले गए थे। लंदन अर्थात इंग्लैंड चले गए थे। जब उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया तो वहाँ से बाबा भीमराव अंबेडकर लंदन अर्थात इंग्लैंड चले गए थे। इसके बाद आपको से पूछा जाता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर को ऐसे संविधान का जनक पिता कहा भी जाता है या निर्माता भी कहा जाता है। भारत के संविधान लिखने में बाबा भीमराव अंबेडकर को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अर्थात आपको से पूछेगा बोर्ड कि भारत के संविधान का निर्माता या जनक किसे कहा जाता है, तो याद कर लीजिए मेरे स्टूडेंट कि संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि बताइए कि एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसे किया। हर बार बोर्ड आपको से क्वेश्चन पूछता है, तो मेरे स्टूडेंट इस बात को गौर से करिए। एलिमिनेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी में जो रूपांतरण किया है वह ललित सिंह यादव किया है। बोर्ड आपको उलट करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि ललित सिंह यादव ने किस का हिंदी रूपांतरण किया था। बोर्ड कैसे पूछेगा, कहेगा कि बताइए कि ललित सिंह यादव ने किसका हिंदी में रूपांतरण किया था। अर्थात एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया था। अगर बोर्ड उलट पलट के भी पूछे, अगर पूछे कि एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया, तो आंसर दीजिएगा ललित सिंह यादव। और यदि आपको से क्वेश्चन पूछा बोर्ड कि ललित सिंह यादव ने हिंदी में किसका रूपांतरण किया, तो आंसर दीजिएगा एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन किस भाषा का रूपांतरण है। अर्थात जाति प्रथा किस भाषा का हिंदी रूपांतरण है, तो यह जो है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का है। तो आपको से बोर्ड पूछता है, कई बार बोर्ड पूछा हुआ है, तो मेरे दोस्त इसको ध्यान से दीजिएगा। कह रहा है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन किस भाषा का रूपांतरण है, तो यह एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट जिसका हिंदी में रूपांतरण ललित सिंह यादव किया है। इसके बाद आता है कि बताइए कि जाति पाति तोड़ किस भाषा का रूपांतरण है, तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का। इसके बाद आपको पूछता है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कहाँ में हुआ। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कहाँ में हुआ था, तो आपको लाहौर में हुआ था। आपको से पूछेगा, बोर्ड पूछेगा कि बताइए कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कहाँ में हुआ था, तो लाहौर में। और कब हुआ था, 1936 में। इसके बाद कहता है ऑब्जेक्टिव में अगला क्वेश्चन कहता है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। लेखक के दृष्टि में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो जाति प्रथा। क्योंकि जाति प्रथा ऐसी प्रथा है जो व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। अर्थात जाति प्रथा किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के आधार पर उसको पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। इसलिए शायद लेखक के दृष्टि में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को बतलाया है। इसके बाद अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं स्टूडेंट, तो यह श्रमिक विभाजन का है।
जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, क्योंकि लेखक का मानना है कि जाति प्रथा न केवल व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, बल्कि व्यक्ति को ऊंच नीच भी करार देती है। यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। इसलिए जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका प्रयोग है? श्रमिक विभाजन का। अगला ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है, कहता है कि लेखक भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करता है, किस विडंबना की बात करता है। लेखक भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करता है मेरे स्टूडेंट? तो यह जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अर्थात बाबा भीमराव अंबेडकर कहे हैं कि आज के डेट में जातिवाद को पालने वाले की कमी नहीं है। अर्थात आज भी लोग जातिवाद की बढ़ावा देते हैं। इसके बाद अगला जो है ऑब्जेक्टिव है, कहता है कि लेखक ने भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा देखता है या कैसा बतलाता है। लेखक भीमराव अंबेडकर भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा बताया है? तो यह बताया है कि दूध और पानी की तरह। अर्थात जिस प्रकार से दूध में पानी मिल जाने से पानी का रंग भी दूध के आकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से यदि भाईचारे स्थापित करना हो तो दूध और पानी की मिश्रण की तरह होना चाहिए। अर्थात मिल जाए तो लगे कि वह दूध और पानी की तरह हो। इसके बाद लेखक कहा है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या मानता है। लेखक जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या मानता है? तो लेखक जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष उन्होंने माना है पेशे का निर्धारण करना। अर्थात जाति प्रथा व्यक्ति को जन्म से पहले ही उसके पेशे का निर्धारण कर देती है, जो कि वह जाति प्रथा किसी व्यक्ति के स्वाभाविक नियमों को नहीं जानती। वह बचपन से ही, जन्म लेने से ही पहले उसको पेशे में एक बांध देती है, निर्धारण कर देती है। इसलिए आज तो आपको से पूछेगा कि बताइए कि लेखक के दृष्टि में जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो इसका आंसर है पेशे का निर्धारण करना। अगले क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि कौन सी प्रथा मनुष्य जीवन को हमेशा के लिए बांध देती है। कौन सी प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है? तो वह जाति प्रथा है। कौन सी प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए बांध देती है? जाति प्रथा। और कैसे पेशे में? एक पेशे में बांध देती है। तो आपको से क्वेश्चन पूछेगा कैसे हो? तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि कौन सी प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है? तो आंसर लिखिएगा जाति प्रथा। या क्वेश्चन आपको से ऐसे पूछेगा कि बताइए कि जाति प्रथा मनुष्य को बांध देती है कितने पेशे में? एक पेशे में बांध देती है। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। कहता है कि लेखक के दृष्टि में, लेखक अर्थात बाबा भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज मतलब खुशहाल समाज के लिए किसको आवश्यक मानता है? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा है कि यदि वह समाज स्वतंत्र हो, समानता हो और उस समाज में भातृत्व की भावना हो तो वह समाज आदर्श समाज कहे जाएंगे। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? तो लेखक कहा है कि आदर्श समाज वही समाज को कहा जाएगा जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो
और भातृत्व अर्थात भाईचारे की भावना हो, तब वह समाज आदर्श समाज कहा जाएगा। आगे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कहता है कि बताइए आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, तो यह कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। एक मतलब कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज का कहना है कि जो व्यक्ति को काम पड़े, जो काम करने में वह कुशल हो, उसको उसी के अनुसार काम दे दिया जाए, ताकि वह अपनी पूरी लगन, पूरी लालसा और पूरी दिमाग लगा करके उस काम को करे। यदि उस व्यक्ति को काम करने में मन न लगेगा तो ऐसे व्यक्ति जो है उस काम को टाल काम करेंगे, और जिसमें न उनको दिल लगेगा और न ही दिमाग लगेगा। तो आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको कहता है कि बताइए बाबा भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब ली थी। बाबा भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब ग्रहण किया था, 1916 में। पूछेगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब ली थी, तो 1916 में लिया था। आगे अब इनसे संबंधित कुछ जो है हम आते हैं, कहता है कि बताइए कि बाबा भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक एवं चिंतन के कितने प्रेरक थे। अर्थात कहने का मतलब है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने किसको आदर्श मानते थे। बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन में कितने आदर्श व्यक्ति थे, अर्थात प्रेरक व्यक्ति थे। तो उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर ने 3 व्यक्ति को आदर्श माना है। वह बुद्ध, पहला बुद्ध को माने हैं, दूसरा का कबीर को माने हैं, और तीसरा का ज्योतिबा फूले हैं। तो आपको से बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि बाबा भीमराव अंबेडकर के आदर्श पुरुष कितने थे, तो आंसर दीजिएगा 3। कौन कौन, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। आगे क्वेश्चन है, कहता है कि बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंड में प्रकाशित किए गए हैं, 21 खंड में प्रकाशित किए हैं। पूछेगा आपको से कि बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड कितने भाग में प्रकाशित किए हैं, तो आंसर में मानिएगा 21 खंड में, 21 खंड में। आगे जो है इनसे संबंधित कुछ रचनाएं, इन्होंने प्रमुख रचनाएं और कई तरह के भाषण को भी दिए थे, जो कि आपको जैसे हम इस वीडियो में। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख रचना और उनके भाषण है, पहला है द कास्ट इन इंडिया। तो पूछता है कि बताइए कि द कास्ट इन इंडिया किन की रचना है, तो आंसर में मानिएगा बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर। पूछेगा कि द कास्ट इन इंडिया का किनकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर का। या आपको ऐसे भी क्वेश्चन कहेंगे कि देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, तो देयर मैकेनिज्म भी बाबा भीमराव अम्बेडकर की रचना है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किनकी रचना है, भीमराव अम्बेडकर की। यदि इनकी रचनाएं अगर प्रमुख है तो ऐसा नहीं है, आपको से द कास्ट इन इंडिया ही पूछ सकता है या हु आर दे ही पूछ सकता है। बोर्ड, बिहार बोर्ड, यदि इनकी रचनाएं हैं जो प्रमुख है तो इन रचनाओं में से बिहार बोर्ड आपको कोई भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए मेरे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्टिव को, एक नंबर को जोड़ने के लिए आपको पूरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि एक एक मेहनत, एक एक कड़ी से क्या होता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है, पग चलने से आगे व्यक्ति चलता है। इसलिए हम लोग स्टूडेंट
एक एक पद, एक एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है और बिहार को भी सही टिक आउट करके पढ़ना है। हु आर दे किनकी रचना है? तो हु आर दे आपकी भीमराव अंबेडकर के ही रचना है। इसके बाद है हु आर सुधराज। हु आर सुधराज किनकी रचना है? बाबा भीमराव अंबेडकर। द अनचेबलस, द अनचेबलस, द अनचेबलस किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। द अनचेबलस किनकी रचना है? तो बाबा भीमराव अंबेडकर की ही रचना है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है? बाबा भीमराव अंबेडकर की। आगे बुद्धा एंड हिज थम्बा, बुद्धा एंड हिज थम्बा किनकी रचना है? तो बाबा भीमराव अंबेडकर की रचना है। आपके लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं एलिगेशन ऑफ द कास्ट, जिसका हिंदी रूपांतरण किया है ललैसी, ललैसी यादव, ललैसी यादव किया है और यह रचना है बाबा भीमराव अंबेडकर। तो ये मेरे दोस्त, यह वीडियो आपके श्रम विभाजन और जाति प्रथा का यह पूरा ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पूरा इसको समझें। इसके अलावा इस सब्जेक्ट से आपको दूसरे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं अगले क्लास में आपके वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर बेल आइकन की घंटी बज जाए, ताकि दोबारा उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अगर आपसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसी चंद शब्दों के साथ मैं इस क्लास को जय हिंद, जय भारत और फिर अगले क्लास में मिलेंगे। बाय स्टूडेंट।